हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ पांडे और आपका स्वागत है फिर एक बार नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के इस चैप्टर में जिसका नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जी, मार्फोलॉजी यानी कैसी है शारीरिकी, कैसा है स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी उम्मीद बैच में खत्म कर चुके हैं। आज करेंगे इसके बहुत सारे पीवाईक्यू और उन पीवाईक्यू से देखेंगे कितना आप लोगों ने सीखा है इस चैप्टर में। शुरू किया जाए यार, शुरू करें। चलिए साहब, सवालों के इस सिलसिले को शुरू करते हैं आज के। देखिए साहब, पीवाईक्यू में पहला सवाल कौन सा है, पढ़ें जरा। पहला सवाल कौन सा है देखते हैं। करेला, सरसों, बैगन, कद्दू, गुड़हल, ल्यूपिन, खीरा, सनई, चना, अमरूद, सेम, मिर्च, अलूचा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, बिदानिया, आलू, प्याज, एलोवेरा, ट्यूलिप में से ऐसा लग रहा है सब्जी बेच रहे हो, है ना। इसमें से कितने पौधों के अधोजायांगी पुष्प यानी हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं। हाइपोगाइनस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, कोई बात नहीं, हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं। अच्छा भाई, तो हाइपोगाइनस यानी अधोजायांगी पुष्प। हमने आपको इसके लिए बताया था कि भाई इसके लिए आपको कुछ फैमिली याद करनी थी। कौन कौन सी फैमिली याद करनी थी, इंग्लिश में लिख देते हैं। ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी के बाद में सोलेनेसी, फेवेसी, लिलिएसी और चाइना रोज। इस फैमिली के अंदर मिलते हैं सभी चीजें। अब इस फैमिली के अलग अलग मेंबर होते हैं, तो जरा एक बार मेंबर देखें गिने। सरसों किस में आता है, ब्रासिकेसी में। बैगन किस में आता है, सोलेनेसी में। चाइना रोज यानी गुड़हल आपका अलग से आ गया। अच्छा, ल्यूपिन आ गया, फिर सनई आ गया फेवेसी में। चना, सेम, मिर्च, मिर्च आ गई सोलेनेसी में, चना आ गया, वो सेम आ गई फेवेसी में। पिटूनिया, टमाटर, बिदानिया, आलू, प्याज, एलोवेरा, ट्यूलिप। ठीक है, अलूचा नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको हमने याद करने को दिए थे, अगर आप याद कर चुके हैं। गिने जरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, हेरा। ठीक है, 15 होगा जवाब इसका। बात समझ में आ रही है। 4 फैमिली और चाइना रोज का नाम याद रखना है बस। आगे बढ़ते हैं। अगला, उस बीजांडन्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधि भाग में होता है। परिधि भाग में, बाहर की तरफ। अगर हम ये कह रहे हैं बाहर की तरफ अगर बीजांड निकलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, देखो जरा, इसे क्या कहते हैं, इसे कौन सा बीजांडन्यास कहते हैं, भित्तीय। भित्ति से जुड़े हुए हैं। आधार में आधारी होता है जहां पे नीचे से जुड़ा होता है। स्तंभी में, एक्जाइल में कैसा होता है, बीच से इस तरीके से बहुकोष्ठकीय होता है और इस तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, और मुक्त स्तंभ में फ्री सेंट्रल होता है, बीच से लगे होते हैं, लेकिन एक ही कोष्ठक होता है। तो भित्ति होगा इसका उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़े। तने के आधार से उत्पन्न वाली जड़ों को क्या कहते हैं। अब तने के आधार से जो जड़ें निकलती हैं, देखिए तने में हमने आपको बताया था सबसे पहले एम्ब्रियो के जो नीचे से निकलती हैं उन्हें कहते हैं टैप रूट। ठीक है, टैप रूट मतलब मूसला जड़ें, और मूसला जड़ें अगर खत्म हो जाती हैं तो उनके बेस से, उनके आधार से निकलती हैं झकड़ा जड़ें। बहुत सारी जड़ें इकट्ठी निकलती हैं जिन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट या झकड़ा जड़ें। तो जवाब क्या होगा, झकड़ा जड़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ इन्वीरियर यानी अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है। अब अर्ध अधोवर्ती के आपने जो नाम पढ़े हैं उसमें आपको तुरंत नाम आना चाहिए। क्या बैगन नहीं, सोलेनेसी, सरसों, क्रूसीफेरी, सूरजमुखी
ये आपको मिलता है किसमें, इंफीरियर में, अधोवर्ती में। रे पुष्पक आपने पढ़ा था, तो ये किसका होगा, आलू बुखारा, प्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में कॉलम सुमेलित करने हैं। अच्छा भाई, कॉलम सुमेलित करते हैं, कर लिया जाए। चलिए, एक लिंगी मादा पुष्प आपस में जुड़े स्त्री केसर। देखिए, जब स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, युक्तांडपी। ए का हो गया 3। अब ए का 3 किसमें है, बाकी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी मिलाना है, मिला लो बाकी भी। युग्मक का बनना, युग्मक जनन। उच्चतर एस्कोमाइस्टीज के कवक तंतु द्विकांड की होते हैं और एक लिंगी मादा पुष्प एकांडपी होते हैं। खत्म, आगे बढ़े। रे पुष्पक में क्या होता है, रे पुष्पक में क्या होता है, ठीक है, अर्ध अधोवर्ती, अधोवर्ती, ऊर्ध्ववर्ती या जायांगधर अंडाशय। बताओ जरा क्या होता है, बताओ जरा क्या होता है। ठीक है, अभी हमने उदाहरण बताया था इसका, क्या बताया था अभी हमने, जब प्लम का उदाहरण दिया था आलू बुखारा का, तो इसका नाम क्या बताया था, कितना टाइम लगेगा। देखो, हाफ इंफीरियर तो आलू बुखारा था, तो हमने क्या बताया था, रे पुष्पक जो होते हैं, रे पुष्पक कहाँ मिलते हैं, सूरजमुखी में। सूरजमुखी में रे पुष्पक मिलते हैं, और इसका उदाहरण था अधोवर्ती, अभी हमने बताया था अधोवर्ती भी मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसमें बीजावरण पतला और झिल्ली में नहीं होता है। अब बीज किसमें हम खा रहे होते हैं, बीज के अंदर का भाग किसमें खा रहे होते हैं, बीज कठोर किसमें होता है। इसमें एक एग्जाम्पल हमने ड्रूप पढ़ा था, ड्रूप में हमने पढ़ा था कि किसका बीज आवरण कठोर होता है, तो उसमें आपका नाम क्या आएगा, क्या चना नहीं, मक्का नहीं, मूंगफली नहीं, किसका होता है, नारियल। नारियल के ऊपर जो काला काला होता है, ठीक है, वो बीजावरण है, वो बीजावरण कठोर होता है। ठीक है, जब बाह्य दल पुंज या दल पुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को अतिच्छादित करते हैं, बिना किसी विशेष दिशा के एक दूसरे को अतिच्छादित करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। अच्छा भाई, क्या कहेंगे, व्यवर्तित, कोरस्पर्शी, बैक्जिलरी या कोरछादी। बताओ जरा क्या कहेंगे, बताओ भाई क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, बताओ। व्यवर्तित क्या होता है, व्यवर्तित क्या होता है, देखो, एक इस तरीके से अंदर, एक बाहर, एक अंदर। कोरस्पर्शी क्या होता है, एक दूसरे को टच कर रहा होता है, ऐसे एक ही प्लेन में होता है। बैक्जीलरी तो स्पेशल होता है, ऐसे जाता है, जुड़े होते हैं। और इम्ब्रिकेट में दो अंदर एक बाहर और दो अंदर बाहर, 3। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, बिना किसी विशेष जगह एक दूसरे को अतिछादित करते हैं, तो अगर एक दूसरे को अतिछादित कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, कोरछादी। क्या होगा, कोरछादी। आगे बढ़ते हैं। पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है। पुंकेसर किससे जुड़ा होता है, देखो जरा, इस तरीके से जब हम पुष्पासन करते हैं तो पुंकेसर किससे जुड़े होते हैं, इस तरफ पुष्पासन से, ठीक है, या दलों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पुष्पासन या दल, ये वाला। ठीक है, इसके बाद स्तंभीय बीजांडास का एक उदाहरण है। अब स्तंभीय बीजांडास क्या होता है, इस तरीके का बहुकोष्ठकीय, जिसमें आप कहते हैं बहुत सारे ओव्यूल लगे होते हैं जो बीज बनाएंगे बहुत सारे। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसमें से नींबू। क्या हो सकता है, नींबू। नींबू में आप कहते हैं बहुत सारे बीज मिलते हैं और मल्टी चैम्बर्ड होता है, बहुकोष्ठकीय होता है। ठीक है, इसके बाद एंथेसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, किसके लिए किया गया था। अब एंथेसिन का नाम शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि हमने बताया नहीं है क्लास पे। प्लांट ग्रोथ जो चैप्टर भी हमने पढ़ाया था, बताया था पत्ती के ऊपर जब लाइट पड़ती है
पत्ती के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो पत्ती में एक फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है, वर्णक होता है फाइटोक्रोम। वो फाइटोक्रोम वर्णक एक फ्लोरिजन हार्मोन बनाता है। एक्चुअली फ्लोरिजन हार्मोन वातावरण में नहीं मिलता है, हाइपोथेटिकल है। तो ये किसका बना होता है? इसमें एक एंथोसिन नाम का हार्मोन होता है, ये हम मानते हैं कि एंथोसिन इसका एक पार्ट है फ्लोरिजन का। तो एंथोसिन आप कहते हैं किससे संबंधित है? फाइटोक्रोम से। फाइटोक्रोम मतलब पुष्पन से। तो जवाब मिलेगा पराग कोशों के समूह के लिए नहीं, पुष्पों के खुलने के लिए बिल्कुल, पराग कोशों को स्फुटन के लिए और पुष्पों के गिरने के लिए नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। इनमें से किसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं? अब एक लिंगी किसमें होते हैं? क्या मटर में? नहीं। प्याज में? नहीं। चाइना रोज में? नहीं। किसमें होते हैं? खीरे में। कद्दू की फैमिली कुकुरबिटेसी जिसे कहते हैं उसमें हमेशा एक लिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, नर या मादा कोई एक होंगे, ध्यान रखिएगा। संचरण ऊतक किसका अभिलक्षण है? अब संचरण ऊतक किस में मिलता है? तो देखिए संचरण ऊतक कब मिलता है? जब हम कहते हैं हमें वर्तिका कैसी मिलेगी? ठोस। तो उसके अंदर संचरण ऊतक होते हैं। अगर खाली होगी तो संचरण ऊतक की कोई जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? ठोस। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आया बीज में अपशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट मतलब जो रह जाता है। तो अपशिष्ट बीजांडकाय क्या कहलाता है? तो अब अगर हम कह रहे हैं बीज में कभी ऐसा हो कि कोई न्यूसेलस का पार्ट रह जाए तो उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष। ये क्या करता है? भोजन देता है। क्या करता है? भोजन देता है। किसे भोजन देता है? भ्रूण को। किसे भोजन देता है? भ्रूण को। भ्रूण को भोजन देता है, याद रहेगा। आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? लगातार बताते रहना कोई दिक्कत हो तो भाई। निम्न में से कौन सा बीज नॉन एंडोस्पर्मिक है? इनमें से कौन सा बीज नॉन एंडोस्पर्मिक है? सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली, गेहूं। बताओ जरा कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक है? कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक है निम्न में से? बताओ। सूरजमुखी, नारियल, गेहूं और मूंगफली। बताओ जरा। कौन सा है? मूंगफली। कौन सा है? मूंगफली। आगे बढ़े। असीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। असीमाक्षी की बात हो रही है इनमें से। बैगन में, ट्यूलिप में, एलोवेरा में, सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? असीमाक्षी। तो क्या इनमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। देखिए ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। इस चैप्टर में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आपको एग्जाम्पल्स याद करने थे। जब चैप्टर हमने पढ़ाया था तभी आपको बताई थी कि इस चैप्टर में याद करने वाला कंटेंट ज्यादा है। थोड़ा सा याद रखिए एग्जाम्पल किस फैमिली में क्या मिलता है, याद रखिए, सवाल अपने आप बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े आए बेटा, चलिए। अगला क्या है? ससीमाक्षी पुष्पक्रम का मुख्य अक्ष कैसा होता है? क्या अनियमित गति करता है? अब ससीमाक्षी है, ससीमाक्षी का मतलब आप कह रहे हैं पहले एक पुष्प बन गया यहां पे। अब अगर पहले ही पुष्प बन गया तो क्या इसकी लंबाई और बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अगर लंबाई और बढ़ेगी नहीं तो पुष्प कहां बनेंगे? अब नीचे की ओर बनेंगे। पुष्प कहां बनेंगे? नीचे की ओर बनेंगे। तो ससीमाक्षी क्या अनियमित वृद्धि करता है? नहीं। क्या एकल पुष्प धारण करता है? नहीं। अनियमित वृद्धि करता है परंतु पार्श्वीय शाखाएं समाप्त होती हैं? नहीं। पुष्प में समाप्त हो जाती हैं? बिल्कुल पुष्प में समाप्त हो जाती हैं। देखो पुष्प में समाप्त हुई है ना। तो ये हुआ ससीमाक्षी। असीमाक्षी होता तो लंबाई बढ़ती रहती। इसके बाद क्या है? इंडिगोफेरा, सस्पेनिया, सेल्बिया, एलियम, एलो, सरसों, मूंगफली, मूली, चना और सलजम में से कितने पौधों के पुष्पों की पुंकेसर की लंबाई भिन्न होगी? पुंकेसर की लंबाई भिन्न होगी।
तो जरा बताओ भाई कितनों की भिन्न होगी, बताओ जरा इनमें से। पुंकेसर की लंबाई जब भिन्न होती है तो उस कंडीशन को हमने क्या पढ़ाया था, क्या कहते हैं, टेट्राडायनेमस और डायडायनेमस। इसका उदाहरण बताया था हमने क्रूसीफेरी, और इसका उदाहरण बताया था लेबिएटी। लेबिएटी का उदाहरण बताया था तुलसी या ऑसिमम, ठीक है, या सेल्विया। क्रूसीफेरी में एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ाए थे, जैसे सरसों, मूली, गाजर, शलजम, गोभी। यहां कोई नाम है तो बिल्कुल मिलेंगे, सेल्विया, सरसों, मूली और शलजम। तो कितने नाम मिल रहे हैं, कितने नाम मिल रहे हैं, चार, चार नाम मिल रहे हैं, ठीक है, ये नाम मिलते हैं। याद रहेगा ये बात, पढ़ चुके हैं यार, ठीक है। अगर आप याद करके आए होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद करोगे तो फिर तो बात अलग है, फिर तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अरी समिति किसके पुष्पों में मिलती है, केसिया, ब्रासिका, ट्राइफोलियम और पाइसम। अरी समिति मतलब ऐसे, कहीं से भी काटो, दो बराबर के भागों में कटे, तो क्या जवाब आएगा, ब्रासिका, सरसों, इनमें अरी समिति मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोष्ठ की युक्तांडपी जायांग किसके पुष्प में होता है, त्रिकोष्ठ की युक्तांडपी जायांग, ठीक है, किसमें मिलता है, याद करो। ब्रैसिकेसी में तीन मिलते हैं, नहीं। फिर इसके बाद में ब्रैसिकेसी के बाद आ जाओ, फेवेसी में नहीं, सोलनेसी में नहीं, लिलियसी में, तीन केसठ में, तीन जायांग, छह पुंकेसर, याद है, और छह ही टैपल्स। तो छह जायांग किस में मिल रहे हैं, तो सॉरी, तीन जायांग किस में मिल रहे हैं, लिलियसी में, ठीक है, थ्री कोस्ट की। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, मक्का के दानों में एक प्रोटीनीकृत एल्यूरॉन परत उपस्थित होती है, बिल्कुल सही बात है, सही है। अच्छा, एक बंद स्त्री केसर को बंद पुंकेसर कहा जाता है, कैसी बात कर रहे हो यार, स्त्री केसर को पुंकेसर, जेंडर ही चेंज कर दे रहा है ये तो है। घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं होते, कैसे कह दिया, घास तो एक बीज पत्री होती है, भ्रूणपोषी होते हैं, गलत बात है। आम एक अनिश्चित फल है, कैसी बात करो, इतना बड़ा बीज निकलता है यार, पूरा आम बेकार हो जाता है, इतना महंगा खरीद के लाओ, बीच में इतना बड़ा बीज है, कैसा मूड खराब हो जाता है उस समय आम खाते समय, गलत। जवाब क्या होगा, मक्का के दाने में प्रोटीन कृत आप कहते हैं एल्यूरॉन परत मिलती है। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत हो बच्चा बताओ, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई सवाल ना समझ में आ रहा हो बताते रहना यार, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो बताते रहना, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो बताते रहना। अगला, एल्यूरॉन एल सॉरी एल्ब्यूमिन रहित बीज उत्पादित होते हैं, एल्ब्यूमिन रहित बीज उत्पादित होते हैं। एल्ब्यूमिन किस में नहीं मिलता, एंडोस्पर्म किस में नहीं मिलता, तो क्या गेहूं में, गेहूं तो मिलता है, मक्का में मिलता है, अरंडी में मिलता है, मटर में, मटर द्विबीजपत्री, ठीक है। पैप्युलेसी वाले दलपुंज में मानक दल को अन्य भाग से किस नाम में जाना जाता है, मानक यानी ये बड़ा वाला किस नाम से जाना जाता है, बैक्जिलम, किस नाम से जाना जाता है, बैक्जिलम। बाकी दो इधर और दो इधर, ठीक है, याद आ गया, ये जुड़े होते हैं, ये अलग अलग है। हरी पत्तियों के समान एक पर लंबी तने की शाखा को क्या कहते हैं, अच्छा, हरी पत्ती के समान एक पर्ब वाले, एक सिंगल पर्ब वाले, ठीक है, सिंगल पर्ब का मिलता है, एक मिनट को, ये बात आपने पढ़ी नहीं है शायद, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, फाइलोक्लैड, याद है, फाइलोक्लैड,
किसका एग्जाम्पल था? उपुंशिया या नागफनी। हमने बताया था इसमें क्या होता है, नागफनी में कई लंबा होता है, कई सारे पर्व मिलते हैं, कई सारे नोड मिलते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, कहीं पे ऐसा हो जाए कि एक ही पर्व मिले, तो उसे कहते हैं क्लैडोड। क्या कहते हैं? क्लैडोड। अगर एक पर्व मिले, अगर एक पर्व मिले तो इसका आंसर होगा क्लैडोड। ये हमने पढ़ा नहीं है क्लास में, अच्छा हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है 2003 का, बिल्कुल इसीलिए। निम्न में से किसमें जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं? अब जड़ें किसमें जल अवशोषण नहीं करती? तो हमने आपको बताया था जड़ें किसमें जल अवशोषण नहीं करती हैं। जड़ का मुख्य कार्य जल अवशोषण है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वो जलीय पौधों में होगा? जो जल में ही पड़े हैं उसमें जल के अवशोषण की कोई जरूरत नहीं है। तो जवाब क्या होगा? पिस्टिया, क्योंकि ये जलीय पौधा है। ठीक है। जब थैलेमस के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करके ओवरी को पूर्ण रूप से ढककर उससे संयलित हो जाते हैं और पुष्प के अन्य भागों की वृद्धि ओवरी के ऊपर से होती है, तो इस प्रकार के पुष्प को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस प्रकार के पुष्प को? बताओ जरा। अगर हम कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं इस तरीके से हो रहा है कुछ, ठीक है, ये पूरी तरीके से ढक लिया इसने ओव्यूल को, ओव्यूल को चारों तरफ से ढक लिया गया, तो बाकी सभी भाग यहां से निकलेंगे। तो इस प्रकार के पुष्प को क्या काम देंगे? बताओ जरा, क्या काम देंगे? क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? इपीगाइनस। क्या नाम देंगे? इपीगाइनस। ओवरी इंफीरियर है, तो इसका एग्जाम्पल, इसका नाम क्या होगा? इपीगाइनस। क्या नाम होगा? इपीगाइनस। याद रखिएगा, ओवरी कैसी है? नीचे की तरफ, इंफीरियर, अधोवर्ती। अधोवर्ती, सुपीरियर होती तो उध्रावर्ती। शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद किसका रूपांतरण है, जरा बताओ भाई। क्या तना है या जड़ है? वो भी मूसला है, अपस्थानिक है या प्रकंद है? क्या लगता है क्या होगा? तना तो नहीं होगा, तना तो आलू होता है। तो शकरकंद क्या होगी? जड़। कौन सी जड़? अपस्थानिक जड़। कौन सी जड़? अपस्थानिक जड़। ठीक है भाई, आगे बढ़े। स्टिल ट्रूथ्स किस में पाई जाती है? अरे यार, ऐसा मत कहो। स्टिल ट्रूथ, अब स्तंभ जड़ें कहां मिलती हैं? क्या बताया था? जब आप कहते हैं ऐसे पर्व से जड़ें निकलती हैं तो बाहर की ओर सपोर्ट के लिए कहां मिलती हैं? पेंडेनस में। चित्र बना के बकायदा दिखाया था, याद है? चित्र बना के बकायदा दिखाया गया था, याद करो जरा, एनसीईआरटी खोलना, देखना एक बार नोट्स में। ठीक है, चित्र बना के दिखाया था या नहीं दिखाया था? देखना जरा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला है एमार्फोफिलस कैलोकेशिया में अत्यधिक लंबा अधोभूमिक ऊर्ध्व तना जो कायिक जनन और संग्रह में होता है, मदद करता है। अब उदाहरण अगर पहले ही दे दिए हैं एमार्फोफिलस और कैलोकेशिया, तो आपको याद आ गया, बात हो रही है घुइयां के खानदानी की। घुइयां, कैलोकेशिया, ये कैसा होता है? ऐसे ग्रो करता है। ऐसे का मतलब जमीन अगर ये है तो जमीन में ऊपर की ओर ग्रो करेगा, यानी ऐसे वर्टिकल। और अगर ऐसे कोई तना ग्रो करेगा तो उस तने को अंडरग्राउंड है, ध्यान रखना, जमीन के अंदर मिलेगा। ऐसे जमीन के अंदर, ये जमीन है, जमीन के अंदर मिलता है, तो इसे कहते हैं कॉर्न। कॉर्न का मतलब घन कंद। क्या कहते हैं? घन कंद, कॉर्न। ठीक है, इसके बाद फोटोसिंथेटिक जड़ें किसका उदाहरण है? ट्रैपाटीनोस्पोरा का, टीनोफाइलियम पोडोस्टिमोन का, दोनों का, उपरोक्त में से कोनो नहीं? कोनो नहीं, कोई नहीं है ना, कोनो नहीं, नहीं। तो ट्रापा और टीनोस्पोरा और टीनाफोलियम और टीनाफाइलम और पोडोस्टिमोन, सभी में आप कहते हैं ये फोटोसिंथेटिक जड़ें होती है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैचिंग आ गई फिर से एक बार, क्या बात है। ए, सीमांत। सीमांत मटर में मिलती है। ए का 5, ठीक है, ए का 5, यानी सी गलत हो गया। अच्छा भाई, अक्षीय, भित्तीय। भित्तीय कौन सा बताया था अभी हमने? ये रहा, सी का 1, सी का 1,
किसमें है? सी का 1, यहाँ पे सी का 2 है, ये भी गलत हो गया। ठीक है। स्तंभीय आधार लग्न, आधार लग्न यानी बेसल, बेसल यानी ई का 4 हो गया, ई का 4 दोनों में है। अरे बाप रे। स्तंभीय और अक्षीय, स्तंभीय और अक्षीय कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अक्षीय कौन सा होगा, स्तंभीय कौन सा होगा, ये हमें देखना है। तो आप देखिए, अक्षीय का उदाहरण है, आप कह रहे हैं सेकंड वाला, और इसके अलावा में आप कह रहे हैं सी का उदाहरण है, सी का वो डी का स्तंभीय, डी का उदाहरण है ये वाला। ठीक है, और ये उदाहरण है ये वाला। ठीक है, मिला दो भाई ऐसे। ठीक है, तो देखो जरा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ए का वी, ए का वी। ठीक है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें 1 है, फिर इसमें 5 है। अच्छा ये भी तो था, बेसल मटर 5। अरे यार पहले ही आंसर दे लेते, ये आंसर है तो मटर है, यहाँ तो 1 दिया है, सूर्यमुखी, वो तो हो ही नहीं सकता है, इसको भी तो मैच करना था। आंसर ये रहा, पहले से दिया हुआ है आंसर, तो इसको दोनों को मिलाना है, इसको भी मिलाना है, इसको मिलाना है। ठीक तो है। बी 2 4, बी का है 2 4, बी है अक्षीय 2 है, और उदाहरण कौन से हैं, ये टमाटर नींबू। ठीक है, फिर इसके बाद में सी 1 3, सी का 1 और सी का फिर इसके बाद में आएगा 3, सरसों और ऑर्जिमोन। ठीक है, फिर इसके बाद में डी का 3 2, डी का 3, और फिर डी का है 2, डायंथस और प्रिमरोज। ठीक है, कौन है, डायंथस और प्रिमरोज, ये रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उदाहरण भी याद कर रहे हो, इतना है। तो अगर हम पहली बार में देख लेते कि मटर भी लिखा है, तो शायद पहली बार में आंसर लगा लेते डी, उतना हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने क्या मतलब, हमने, आपने शायद ध्यान दे दिया हो, क्योंकि आप लोग तो हमसे भी तेज हो ना। आगे बढ़े, अगला सवाल करें। अगला सवाल, बहुसंख्यी या पॉलीएडेल्फस पद किससे संबंधित है? बहुत सही, क्या बात है। पॉलीएडेल्फस कंडीशन किससे संबंधित है, बताओ जरा। बहुसंगी कौन मिलता है? क्या बाह्य दलपुंज, जायांग, दलपुंज, पुवंग। ठीक है, पुवंग मिलते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन में। हाइपोजील अंकुरण में के लंबन के कारण प्रांकुर भूमि के बाहर आ जाता है। बताओ जरा क्या होगा, प्रांकुर कैसे भूमि के बाहर आएगा, बताओ जरा, बताओ जरा भाई, बताओ जरा कैसे आएगा। क्या बीज पत्राधार की वजह से आएगा, क्या इपिकोटाइल यानी बीज पत्रोपरिक, या बीज पत्र, या दोनों ए और बी, किससे आएगा? तो अगर हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रांकुर कैसे बाहर आता है, तो प्रांकुर कैसे बाहर आता है, ये आप कह रहे हैं इस तरीके से कॉटिलेंस होते हैं, इतने भाग को कहते हैं इपिकोटाइल, और इतने भाग को कहते हैं हाइपोकोटाइल। अगर हम कह रहे हैं अधोभूमिक है, हाइपोजील है, तो हाइपोजील मतलब ये वाला भाग बाहर आ रहा है, कौन सा, इपिकोटाइल, कौन सा, इपिकोटाइल। आंसर होगा बी, क्या होगा, बी। कौन सा होगा आंसर, बी होगा। याद रहेगा, क्या याद रहेगा आप लोगों को? आगे बढ़े, बढ़ जाए। बीजांडसन और फलवृत्ति दोनों खाने योग्य किसमें होते हैं? अब बीजांडसन भी किसमें खा रहे हैं, बीच वाला भाग किसमें खा रहे हैं, और फल भित्ति भी किसमें खा रहे हैं? तो ये दोनों चीजें किसमें खाते हैं हम? बिल्कुल उदाहरण बहुत अच्छा है। आलू में खाते हैं? नहीं। सेब, आलू तो वैसे अंडरग्राउंड सिस्टम है। सेब में नहीं, केला में नहीं, किसमें खाते हैं? टमाटर में। पूरा पूरा फल खा लेते हैं बीजांडसन के संग, बीच वाले भाग के संग, चबा चबा के। कील किस पुष्प का लक्षण? यार कील, कील किसका उदाहरण है? क्या पढ़ाया था? पैप्लोनेसिया फेबेसी फैमिली में जो मिलता है, बैक्जिलरी एस्टिवेशन, उसकी बात हो रही है। इसमें से कौन सा फेबेसी फैमिली का है? ट्यूलिप नहीं, टमाटर नहीं, एलोवेरा नहीं, इंडिगोफेरा जी। याद रखना, इंडिगोफेरा किसका है? फेबेसी फैमिली का। तो ये एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए। फिर कह रहे हैं हम, अगर एग्जाम्पल आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल, फिल्लोड किसमें पाया जाता है? बता दो फटाफट, फिल्लोड किसमें पाया जाता है?
कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ किसमें पाया जाता है, बोलो भाई। क्लेमेटिस, ग्लैरियोसा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया या डिक्सिडिया, किसे पाया जाता है बताओ फटाफट। किसे मिल रहा है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में मिलता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आलू पौधे जैसे आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिलम और जल हाइसिंथ के कायिक प्रवर्धन का सही क्रम लिखे। सही क्रम लिखना है। आलू, आलू में आंखें, आलू में आंखें, अदरक में राइजोम, आंसर दिख गया। आलू में आंखें, आलू में आंखें, ठीक है, अदरक में राइजोम, एगेब में बल्बिल, ब्रायोफिलम में लीफ पत्ती, और वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट, क्योंकि ऑफसेट जो होता है जली पौधों में मिलता है, ठीक है। ब्रायोफिलम में पत्ती के अंदर से कलिकाएं निकलती हैं और वो कलिका फिर नया पौधा बना देती है। जनन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। 12th क्लास का पहला चैप्टर अर्जुन सर ने जो पढ़ाया है उसमें यह है, तो ये मार्फोलॉजी से भी जुड़ा है इसलिए आया हुआ है सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाने योग्य भूमिगत तने का कौन सा उदाहरण है? खाने योग्य भूमिगत तना कौन सा है बताओ जरा, इनमें से कौन सा खा लेते हो तुम लोग भूमिगत तना? कौन सा खाते हो? शकरकंद जड़ है, गाजर जड़ है, मूंगफली बीज है, आलू तना है, आलू खाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का भूमिगत तना जिसमें अल्प विकसित डिस्क और समान तना मांसल शल्क पत्रों द्वारा घिरा रहता है, क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कह देते हैं बता दे या हिंदी में बताए? भूमिगत तना है, जड़ जमीन के अंदर मिलेगा। जमीन के अंदर मिलने वाले तने में एक नाम आपने पढ़ा है जिनमें स्केल लीव होती हैं, शल्की पत्र होते हैं, कौन सा पढ़ा है? बल्ब। कौन सा पढ़ा है? बल्ब। बल्ब यानी प्याज, प्याज जरा सा तना उसके ऊपर शल्क पत्र। उदाहरण कौन सा है इनमें से? शल्ककंद या बल्ब, ये रहा शल्ककंद या बल्ब। याद रखना ये सब बातें, ठीक है, याद रखना ये सब बातें। आगे बढ़े, आगे बढ़े आए। देखो, बीज विकसित होते हैं किससे? बीज किससे विकसित होते हैं? क्या अंडाशय से, क्या एंथर से, क्या स्त्री केसर से, क्या बीजांड से? तो कहां से निकलते हैं? ये तो बहुत आसान है यार। बीज कहां से निकलते हैं? ओव्यूल से। ओव्यूल मतलब ओवरी के अंदर का भाग, और ओव्यूल यानी हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांड। तो आंसर क्या होगा? बीजांड, अंडाशय के अंदर मिलता है। अगला, हिबिस्कस का फूल कैसा होता है? हिबिस्कस का फूल कैसा होता है? गुड़हल का फूल कैसा दिखता है? तो हमने आपको बताया था गुड़हल के फूल के अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलता है पेटल्स में, तो इसमें आप कह रहे हैं कैसा मिलता है, तो आपको याद रखना है कौन सा मिल रहा है। तो व्यवर्तित पुष्पदल विन्यास, एक्टिनोमार्फिक हाइपोगाइनस। व्यवर्तित में यही दो लिखे हैं, बाकी तो लिखा ही नहीं है। अब इसमें से भी एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक कौन सा है? तो हम कहेंगे, और एपिगाइनस हाइपोगाइनस, तो इसमें हाइपोगाइनस कंडीशन मिलती है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुष्प दल के दलों में सुमिलित सही क्रम को पहचानिए। फटाफट बताओ कौन सा सही क्रम है? कोर स्पर्शी कैलोट्रोपिस सही है, सही है, सही है। व्यवर्तित बीन गलत है। कोर छादी केसिया सही है, बोलो फटाफट, सही है, सही है। और बैक्जेलरी चाइना रोज गलत है, ये तो आपके फेवेसी फैमिली में मिलती है, यानी पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन कौन सा देख लो फटाफट? सी, ऑप्शन सी। ऐसे जवाब दो फटाफट वाला, है ना। आगे बढ़ो। पेरीगाइनस फ्लावर कहां पाए जाते हैं? परिजायांगी किसमें पाए जाते हैं? ये तो आपको याद होना चाहिए, पेरीगाइनस की बात हो रही है। पेरीगाइनस अभी पढ़ चुके हैं, कहां मिलते हैं? क्या पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था? प्लम के संग क्या नाम पढ़ा था? किसका पढ़ा था? गुलाब, गुलाब का पढ़ा था, ठीक है। याद रखिएगा ये सब बातें। आगे बढ़िए। अगला, ससिमाक्षी पुष्पक्रम किसमें मिलता है? इनमें से बताओ जरा, ससिमाक्षी किसमें मिलता है? फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो, किसमें मिलता है? सोलेनम, सस्वेनिया, ट्राइफोलियम, ब्रेसिका। ससिमाक्षी किसमें मिलता है? इसमें आएगा एग्जाम्पल सोलेनम। सोलेनम में आपको ससिमाक्षी मिलता है, याद रखिएगा। इसके बाद
तना जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य के लिए रूपांतरित होता है और आकार में पर्ण की तरह दिखाई देता है, पर्ण की तरह दिखाई देता है। तो तने के अंदर अगर बिल्कुल आप कह रहे हैं हरा हो जाएगा, तो वो कंडीशन इसलिए होगी क्योंकि पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाएंगी। उपुंशिया यानी नागफनी में मिलता है, जिसे फाइलोक्लैट कहते हैं। एग्जाम्पल है ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होगा? अब ये भी वही बात हो गई, एक बार पुष्पन किसके अंदर होता है? तो पपीता, आम, कटहल, बांस। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ रखा है। बांस एक ऐसा पेड़ है जिसमें एक ही बार फ्लावरिंग होगी। ठीक है, चाइना रोज, ऑसिमम, सूरजमुखी, सरसों, ऑल्स्टोनिया, ग्वावा, कैलोट्रोपिस, नीरियम में कितने पादपों में विपरीत पर्णव्यास मिलता है? विपरीत पर्णव्यास तो कितनों में मिलता है जरा बताओ, फटाफट बताओ, कितनों में मिलता है? आपके पास जो एनसीईआरटी में नाम लिखे हैं वो है ग्वावा और कैलोट्रोपिस। ठीक है, ये दो नाम तो लिखे हैं, लेकिन यहां कितने नाम हैं ऑप्शन में वो देख रहे हैं। तो चाइना रोज नहीं हो सकता, आप पढ़ चुके हैं। चाइना रोज नहीं है, सूरजमुखी नहीं है, सरसों नहीं है, ऑल्स्टोनिया नहीं है, नीरियम नहीं है। ये नाम तो आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़े हैं किसी और के लिए। तो एक ही नाम ऐसा है जो नहीं पढ़ा है, वो कौन सा है? तुलसी। विपरीत दिशा में पत्तियां मिलती हैं, ऑसिमम। ठीक है, यानी 3 ऐसे हैं जिसमें आप कह रहे हैं आपको ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है नागफनी में कांटे किसका रूपांतरण है? फटाफट बताओ, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरण मिलते हैं? ठीक है, बताओ फटाफट। अभी बताया था कांटे कहां से मिलते हैं? पत्ती से। और तना जो होता है वो पत्ती में क्या है? हरा हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है जरा बताओ? पत्ती में परिवर्तित क्यों हो जाता है? जिससे कि बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाए। क्योंकि अगर पत्ती में कांटों में परिवर्तित हो जाएगी तो रंध्र बचेंगे नहीं। ठीक है, तो बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाए, इसलिए ऐसा होता है नागफनी में। और क्योंकि आप कह रहे हैं अब पत्ती तो खत्म हो गई, तो प्रकाश संश्लेषण कौन कराएगा? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए तना हरा हो जाता है। याद रखना ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सामान्यतः फूलों में कीटों को आकर्षित करने और आवश्यक भागों को सुरक्षा करने वाले पत्ते की मेखला को क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? फूलों में कीटों को कौन आकर्षित करता है? बताओ जरा, कीटों को आकर्षित करने वाला कौन सी लेयर है? अब हमने आपको चाइना रोज बुलाया था, गुड़हल। गुड़हल में लाल लाल रंग का जो था स्ट्रक्चर क्या कहलाता था? करोला। करोला किसका बना होता था? पेटल्स। पेटल्स क्या कहलाते थे? दलपुंज। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? दलपुंज। बाह्य दलपुंज तो क्या कहलाता है? कैलिक्स, सेपल्स। ठीक है, पुमंग, स्टेमन, कार्पल। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है? अब तने का रूपांतरण कौन नहीं है? सिट्रस के कांटे तो तना है, खीरे के प्रतान तना है, पुंजिया यानी नागफनी तना है। नेपेंथिस का घट, घट यानी घड़े जैसी संरचना, नेपेंथिस में कौन बनाता है? क्या पढ़ा था आपने? पत्ती। कौन बनाता है? पत्ती। तो तने का रूपांतरण कौन नहीं है? नेपेंथिस का घट। बोगनविलिया के कांटे किसका रूपांतरण है? अब बोगनविलिया में कांटे जो मिलते हैं, क्या वो पत्ती का रूपांतरण हो सकते हैं? नहीं। पुष्पीकलिका नहीं। जड़ का तो रूपांतरण होता ही नहीं है। किसका रूपांतरण होगा? तने का। याद है आपको तने का रूपांतरण? थॉर्न पढ़ाया था, याद रखना। थॉर्न कैसे होते हैं? इस तरीके से तने के अंदर से निकलते हैं, अंदर से जुड़े होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ जरा, कौन सा कथन सही नहीं है? बता दो जरा, आज बता ही दो तुम कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, खत्म करो बात आज दुनिया की। बताओ फटाफट कौन सा कथन सही नहीं है? आलू, केला, अदरक में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। तने में अदरक, आलू, केला, पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं? नहीं, पर्वों से उत्पन्न नहीं होते। सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाओं चल बीजाणु कहलाती हैं। क्या बात कर रहे हो? हैं चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं? नहीं, गलत है, सही नहीं है, यही तो बताना है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ ठीक है, ये तो सही हो गया ना। क्या बोल रहे हैं हम? एक मिनट को, क्वेश्चन क्या है? सही नहीं है। हाँ तो ठीक तो है, चल संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं, ठीक है। और ये आलू के अंदर रूपांतरित तने से पर्वों से उत्पन्न होता है, ये भी तो ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम? अलैंगिक
प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं। ये भी बात सही है, क्या बात है, सब सही लग रहा है ये तो यार। रुके हुए जल में उगती हुई जल हाइसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अरे ऑप्शन सही है, फिर गलत कैसे हो गया? एक मिनट को। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन द्वारा जितनी भी संतानें होती है सब एक जैसी होती है तो क्लोन कहते हैं। सही है, बिल्कुल सही है, इसे गलत नहीं कह सकते, सही है। सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं। चल अलैंगिक प्रजनन है और चल बीजाणु कहलाती है, बिल्कुल सही है। आलू, केला, अदरक में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं, नोट से उत्पन्न होते हैं। आलू, केला, अदरक, सही है, ये भी सही है। रुके हुए जल में उगती हुई जल हाइसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही बात नहीं है। एक मिनट, रुका हुआ जल है भाई, ओ हो, अच्छा। बहते हुए जल में ऐसा होता है, बहते हुए जल में अगर हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ आती है, वो आप कहते हैं क्या करती है? वाटर हाइसिंथ क्या करती है? ऑक्सीजन खींच लेती है। ये भी गलत लिखा है, ऑक्सीजन खींच कैसे लेगी? ऑक्सीजन खींच नहीं लेती है, ऑक्सीजन से कनेक्शन हटा देती है, ऑक्सीजन से कनेक्शन हटा देती है, बात समझना। आप कहते हैं वाटर हाइसिंथ है, ये तो ऑक्सीजन बनाएगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी, लेकिन समस्या ये है कि नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ जो अंदर पौधे हैं पानी में, वो आप कह रहे हैं कि उन तक ऑक्सीजन, वो उन तक लाइट नहीं पहुंच रही, तो अंदर का प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, तो अंदर की मछलियों को प्रकाश जब भोजन मिलेगा नहीं, मर जाएंगी। ये बात सही है, तो ये कहीं तरीके से एक तरीके से कथन गलत हो गया, ऑक्सीजन खींच लेती हैं, तो यह जवाब यही होगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मरुस्थलीय पौधा है जिसकी स्तंभ, चपटी, हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाती है? अच्छा, अब आप कह रहे हैं ऐसा कौन सा मरुस्थलीय पौधा है जिसका स्तंभ यानी तना हरा हो जाता है? फिर वही बात आ गई, नागफनी दिया है, बिल्कुल दिया है, उपंशिया ये रहा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला भाग, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? अच्छा, सही मिलाया गया है। प्याज बल्ब, लो आते आते आ गया, यही सही है। अदरक अंताभूश्री नहीं है। क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया नहीं है। ईस्ट जल बीजाणु नहीं है। प्याज बल्ब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड़हल, सरसों, बैगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज, ट्यूलिप में कितनों में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है? कितनों में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है? बताओ जरा, कितनों में मिलता है? सुपीरियर ओवरी कितने में मिलती है? बताओ जरा, बताओ जरा इसमें फटाफट। सॉरी, गुड़हल में मिलती है। सरसों, बैगन तो हमने आपको बताया था, 4 फैमिली बताई थी और गुड़हल का नाम बताया था, ठीक है। तो गुड़हल में मिलेगी सरसों क्रूसीफेरी का है, मिलेगी। बैगन सोलेसी, आलू सोलेसी, प्याज लिलियसी, ट्यूलिप भी आ गया। तो अमरूद और खीरा छोड़ देते हैं क्योंकि अमरूद खीरा इसमें नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 6, ये रहा 6 पौधे ऐसे मिलेंगे, इनमें सुपीरियर ओवरी मिलेगी। एग्जाम्पल्स याद है तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। लीजिए, धन्यवाद, हो गया खत्म। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल कर लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, मजा आया होगा। और अगर ये मजा आया है, अच्छे से आपको समझ में आया है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स याद करिएगा और एग्जाम्पल्स याद करते हुए इन चैप्टर्स के सारे सवाल कर लीजिएगा। ऐसे ही बातों बातों में अगले सवाल में फिर एक बार मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा कोशिका। तो कोशिका की तैयारी पूरी करके आइएगा। फिर एक बार मिलेंगे अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।